हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के कंडीशन में अभी ऑनलाइन क्लासेस ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं। वी आर हियर टू प्रेजेंट द कोर्स ऑफ नीट एंड माय सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस। क्योंकि नीट की जब आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि हम कौन से बुक से स्टडी करें, कौन से बुक से हम पढ़ाई करें कि नीट का एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप तभी जा कर के आपका जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एनसीईआरटी जो है वो कवर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आपके मोस्ट ऑफ द जो कोर्सेज हैं, नीट के जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सारे फंडामेंटल जितने भी उसके फंडाज हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी बात आती है, जब आप अपना बेसिक कवर कर लेते हो उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग आता है आपका यहाँ पे कि आप जो है उसके बाद एडवांस लेवल पे जाओ और नीट की तैयारी करो। वो एडवांस लेवल में क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं केमिस्ट्री की ही बात करूँ तो केमिस्ट्री जो है आपका 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है। वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उसकी स्टडी के लिए भी हमको अलग अलग राइटर्स की बुक रिफ़र करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके पास सोर्सेज की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपने सेंटर, जिस सेंटर से पढ़ाई कर रहे हो या जिस ट्यूटर से पढ़ रहे हो, उनके थ्रू जो है या उनसे मिलने वाले जो नोट्स हैं या जो भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, वहाँ पे आप जो है स्मार्ट क्लासेस अटेंड करो। तभी जा कर के आपका नीट का जो एग्ज़ाम है वह क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू क्लियर। एंड दूसरी थिंग यहाँ पे ये बात है कि आपको अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। खाली आप अपने ट्यूटर पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपका कोर्स वैसे भी बड़ा है। ओके। और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े और कहानी ख़त्म हो गई। इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर मैं आज आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लिए तो कल उसको रिवीजन नहीं करोगे या नेक्स्ट डे उसको रिवीजन नहीं करोगे। क्योंकि देखिए, फिजिक्स ऐसा चीज़ है जिसको इंसान बार बार भूल जाता है, या केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो बार बार भूल जाता है। ओके। तो आपको इन सब चीज़ों को ना बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। फर्स्ट टाइम तो आप आराम से इस वीडियो लेक्चर को देखिए, एंड तक देखिए। और सेकंड थिंग ये है कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सेकेंडली जो भी की पॉइंट्स आपको फील होते हैं, जो आपको लगते हैं कि हाँ, आई शुड राइट इट डाउन, तो आप उनको नोट कीजिए आपके नोटबुक में। ओके। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ही सही कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से हमको स्किप करने से चल जाएगा। हम यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, ये कई सारे आपको नाम यहाँ नज़र आ रहे हैं जिसके बारे में हमको अभी कवर करना है। आज के हमारे लेक्चर में इतने टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। पहला है स्टैटिक, डायनेमिक, रेस्ट, मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशन मोशन, स्केलर क्वालिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी है ये, माफ़ कीजिएगा, ये क्वालिटी लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको हमको यहाँ पे कवर करना है आज के डेट में। आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द स्टैटिक? स्टैटिक क्या होती है? आपको क्या लगता है स्टैटिक का मतलब क्या होता होगा? आपने कभी तो जाना होगा स्टैटिक के बारे में, कभी तो आपने पढ़ा होगा कि स्टैटिक क्या चीज़ें होती हैं। ओके। इसके बारे में कभी ना कभी आपने स्टडी जरूर की होगी कि स्टैटिक हम किसको बोल सकते हैं। देखिए, डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब आप रेस्ट में रुकी हुई चीज़ों के बारे में डील करते हो या स्टडी करते हो फिजिक्स में,
तो उसको आप क्या कहते हो, स्टैटिक, मतलब वो आपका स्टैटिक फिजिक्स है। द अदर थिंग इज डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। जब आप मोशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है आपका रेस्ट। डायनेमिक हो गया, आपका आता है रेस्ट। तो देखिए रेस्ट में क्या है, रेस्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अदर अदर आप बोल सकते हो इसको, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में तभी होगी जब वो क्या होगी, वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। या दूसरी चीज क्या होगी कि वो जो है अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो जैसे मान लो कि कोई जो है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम इसका। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और आप जो है यहाँ पे इसको घूर रहे हो, इस ट्री को, कोई या बंदा जो है, कोई बच्चा जो है इस ट्री को क्या कर रहा है, इसको घूर रहा है। तो ये जो ट्री है, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो लड़का है ये भी स्टेशनरी है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ट्री भी क्या है, स्टेशनरी है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम इसको कहेंगे ये रेस्ट में है। या दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इस ट्री के रेस्पेक्ट में ये लड़का भी क्या है, स्टेशनरी है। ओके, यानी कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये लड़का भी क्या है, रेस्ट में है। तो इस तरीके से आप इसको रेस्ट की कंडीशन समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मोशन। सो ये मोशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए मोशन का मतलब क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जो अपनी पोजीशन को दूसरी बॉडी के पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज करती है। जैसे हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एक यहाँ पे एक ट्री है, ओके, और यहाँ पे एक कार खड़ी थी। ओके, अब ये कार जो है वो क्या करती है, जैसे ही स्टार्ट होती है और चलना स्टार्ट करती है वो इससे दूर चले जाती है। ओके, लेकिन ये पेड़ जो है यहीं पे खड़ा हुआ है, ये ट्री यहीं पे है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अ बॉडी यानी कि एक कार जो है यहाँ पे इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब इस प्लांट के या इस ट्री के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कार इज इन मोशन। ओके, कार किस में है, आपके मोशन में है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है। फिर उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर देन इट्स साइज। मतलब क्या, मान लीजिए कि ऐसे एक यहाँ पे रोड है और यहाँ पे जो है एक कार इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। ओके, एक कार जो है यहाँ पे मूव कर रही है और ये लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है मूव कर चुकी है, चल चुकी है। तो आप इस कार को क्या बोलोगे, इस कार को बोलोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्यों कहेंगे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट इतना ट्रैवल कर ले जो उसके साइज के अकॉर्डिंग जो है, उसके साइज के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कार है वह अगर इस रोड में चल रहा है 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा कहीं चल गया है, तो हम उस कार को क्या कहेंगे, क्योंकि उसका साइज उस 100 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है, इसलिए हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। ओके, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता होगा भाई, इसके बारे में भी थोड़ी स्टडी आपने कहीं ना कहीं से तो की होगी, सही। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। देखिए जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, मान के चलिए कि यहाँ पे एक बस चल रही है, ये एक बस मान के चलिए इस तरीके से, और ये बस जो है ये मूव कर रही है और यहाँ पे एक लड़का जो है इसको खड़ा होकर के देख रहा है बस को। ओके, तो ये जब लड़का इसको देख रहा है तो बस यहाँ पे मूव कर रही है, लेकिन लड़का क्या है, वो
स्टैटिक पोजीशन में है, यानी कि रेस्ट में है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ लड़के का, ये हुआ ग्राउंड। ओके, क्या हुआ, ग्राउंड। जब ये रेस्ट में है और उसको गाड़ी चलते हुए नजर आ रही है, ओके, यानी कि ये जो बस है ये चलते हुए उसको नजर आ रही है, इसका मतलब ये किस में है, ये रेस्ट में है। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, ग्राउंड। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे तब आपको पूरा क्लियर होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार है और इस कार में जो है कोई बच्चा बैठा हुआ है। ओके, इस तरीके से, और ये जो है ड्राइविंग कर रहा है, और वहीं पे वो देखता है कि कोई एक लड़का है जो उस पेड़ को घूर रहा था। ओके, वही लड़का, और यहाँ पे एक पेड़ भी है जिसको वो घूर रहा है। अब ये कार जब इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ये नजर आएगा, जब इन दोनों को देखेगा, यानी इस लड़के को देखेगा और इस प्लांट को देखेगा, तो इसको नजर आएगा कि ये लोग जो है पीछे के साइड मूव कर रहे हैं। कभी भी आपने गाड़ी चलाते समय आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में जो भी लोग वहां खड़े होते हैं, आपको वो कैसे नजर आते हैं कि वो पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। आपने ट्रेन तो चढ़ी होगी सही, या आपने बस तो चढ़ा होगा सही। जब आप बस में ट्रेवल करते हो या ट्रेन में ट्रेवल करते हो, तो दूसरी ऑब्जेक्ट जो वहां खड़ी होती हैं वो हमको कैसे नजर आती हैं कि बैकवर्ड साइड में वो लोग मूव कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वहां पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कार आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मतलब जिस रेफरेंस से आप उनको देख रहे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और जिस रेफरेंस से पहले वाला जो एग्जांपल था, जिसमें एक लड़का जो है कार के बाहर खड़ा था और वो कार को देख रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये जो है उस कार को देख रहा है। अब वो कार तो चल रही है लेकिन वो लड़का अभी भी स्टेशनरी है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे इस लड़के का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ग्राउंड होगा, जो कि स्टेशनरी होती है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, तो ये वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है भैया, थोड़ा इसके बारे में भी हम थोड़ी स्टडी करते हैं। तो देखिए, ज्यादातर जो मोशंस होते हैं क्या वो वन डायमेंशनल मोशन होते हैं, आप बताइए जरा। देखिए, एक्चुअली क्या है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी, कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर गाड़ी चलती है या कोई लड़का भी ऐसे, मान लो कोई बच्चा खेल रहा है, तो कैसे खेलेगा वो, अगर मान लो दौड़ रहा है तो कभी सीधे दौड़ेगा, क्या वो हमेशा सीधे दौड़ेगा, क्या वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भैया। क्यों करेगा वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो हमेशा, तो वो क्या करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर। तो अलग अलग डायरेक्शन में जा जा करके वो अपना खेल खेलता रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम वन डायमेंशनल तो नहीं बोल सकते ना, बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन 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 देखिए, यहाँ पे क्या है कि वन डायमेंशनल मोशन मतलब ये होगा कि मान लो कि वो लड़का जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर वो पॉइंट ए बी, इसको अलग अलग पॉइंट नाम दे दें, सी डी और ई, तो जब वो लड़का ए से बी की तरफ मूव कर रहा था तब वो क्या था, तब वो लड़का जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, मतलब वन डायमेंशन को फॉलो कर रहा था। जब वो बी से सी की तरफ आ रहा था तब भी वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, मतलब वन डायमेंशन को फॉलो कर रहा था। जब वो सी से डी की तरफ जा रहा था तभी वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, मतलब वन डायमेंशन को फॉलो कर रहा था। जब वो डी से ई की तरफ आ रहा था तभी वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, मतलब वन डायमेंशन को फॉलो कर रहा था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वन डायमेंशन मोशन क्या होता है। अगर कोई इंसान किसी पाथ को फॉलो करता है तो वो क्या होगा, उसका वन डायमेंशन मोशन होगा। आप चीज़ों को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, उसको रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस फील्ड को समझ पाओगे उतने आसानी से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, अभी तो फिलहाल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे आज। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो देखिए, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि अगर कोई इंसान अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो हमेशा फॉलो करेगा वन डायमेंशन मोशन को। ओके, मतलब जिस भी मोशन में वो जाएगा वो वन डायमेंशन मोशन होगा। अच्छा, आप इसको और थोड़ा डीपली कैसे समझ सकते हो, क्योंकि देखिए अगर कोई लड़का मान लो या कोई इंसान ऐसे चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसको एक्सिस में कन्वर्ट करोगे तो एक्स वाई, यहाँ पे आपको दो एक्सिस नजर आएंगी, तो एक्स और वाई, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस में फॉलो करेगा। अगर मान लो ये लड़का ऐसे चल रहा होता, ऐसे चल रहा होता, ऐसे चल रहा होता, ऐसे फुदक फुदक के चल रहा होता,
जैसे कि रैबिट चलता है, तो यहाँ पे ये दोनों एक्सिस में ट्रैवल करता। लेकिन क्या ये दोनों एक्सिस को ट्रैवल कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है ना, किधर भी मूव कर रहा है स्ट्रेट जा रहा है वो। ओके, या जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है। ओके, तो आप बोलोगे सर नहीं सर, अगर मान लो एक लड़का एक ग्राउंड के चक्कर लगाता है तो फिर वो स्ट्रेट कैसे हुआ? बता दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका डाउट बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखो, मान लो अगर यहाँ पे कोई लड़का है, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तब क्या वो वन डायमेंशन मोशन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। क्योंकि देखो, जब मान लो वो लड़का यहाँ पे है, तो उसके मूविंग का डायरेक्शन कौन सा है? ये इसका डायरेक्शन है। ओके, और ये इसका वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये इसका वाई एक्सिस हो गया, ये वाला पोर्शन, और ये वाला एक्स एक्सिस। मतलब अभी भी वह जो है एक्स एक्सिस में ही ट्रेवल कर रहा है। अगर आप दूसरे पॉइंट पे इसको मेजर करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप उस लड़के का इमेज बनाते हो और यहाँ पे इसको ट्रेवल कराते हो, तब भी क्या होगा कि ये जो है एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। और वाई एक्सिस या तो आप इधर ले लो या तो फिर आप इस तरफ ले लो। इधर तो नहीं जा रहा, वो इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा, मतलब अभी भी वो स्ट्रेट लाइन को यानी वन डायमेंशन मोशन को फॉलो कर रहा। अगर मान लो आप यहाँ पे आते हो और उस लड़के की इमेज बनाते हो, अभी आप बताओ क्या वो वन डायमेंशन मोशन को फॉलो कर रहा? बिल्कुल कर रहा भाई, बिल्कुल। देखो यहाँ पे ये इसका एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और इसका वाई डायरेक्शन तो इसके जस्ट बॉडी के ऊपर है। ओके, मतलब अभी भी ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, या आप बोल सकते हो कि वन डायमेंशन मोशन को फॉलो कर रहा है। तो हमको इससे क्या चीजें समझ में आती हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही वन डायमेंशन मोशन नहीं हो सकती। अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो भी वह वन डायमेंशन मोशन को फॉलो कर सकता है। ओके, तो ये कई सारे कॉन्सेप्ट है जो आपकी स्कूल के बुक से क्लियर नहीं होते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, आप इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। कभी आपने मेला देखने गए होगे, उसमें आपने वो मौत कुआं देखा होगा, और मौत कुएं में जब वो बाइक राइडर जो है अपनी बाइक चलाता है, ओके, जैसे कि ये एक व्हील होती है, इसमें बाइक राइडर इसके चारों ओर जो है ऐसे ऐसे करके इसके बाइक चलाता है, तो वो भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होता है, यानी एक्स एक्सिस को फॉलो कर रहा होता है। तब जाके हमको समझ में आएगा। देखो, जब आप इसको कोऑर्डिनेट से समझोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे एज्यूम करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी जानने में। इसलिए आप कोऑर्डिनेट से डरना मत, बिल्कुल आसान है कोऑर्डिनेट, बिल्कुल वो आपकी हेल्प करने के लिए बने हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल में। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्ट नेवर मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगे ना भाई। ओके, बट एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ओके, या तो कोई इंसान हो सकता है या तो फिर कोई कार हो सकती है। अब कार तो हमेशा गोल 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 नहीं घूम सकती ना। अगर वो उसको स्ट्रेट लाइन में जाना है तो उसको आगे जाना है तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। ओके, मतलब जिस भी डायरेक्शन में जाएगी वो एक्स एक्सिस को फॉलो करेगी। आप ये एज्यूम कीजिएगा। ओके, तो आपको फंडा जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस को जब तक वो फॉलो कर रही है वो जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ओके, अब यहाँ से आगे समझते हैं थोड़ा सा। इसी को तो हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, यानी कि वो एक ही डायमेंशन में जा रही है, मतलब एक्स के ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या होगा? वन डायमेंशन मोशन होगा। ओके, अब यहाँ से आप रेक्टिलिनियर मोशन भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तो वह रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल दे करके। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस तो समझ में आ गया भैया। ओके, एक्स एक्सिस हम यहाँ समझ लिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया मान लो। ओके, मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस वाई डेस, और ये वाला वाई, और ये वाला एक्स डेस। ओके, ये तो आपको पता है ऐसे एक्सिस। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कार ऐसे मूव कर रही है, ये इस तरीके से, तो ये कौन से एक्सिस में है और ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? तो यहां पे देखिए, कार अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप कोऑर्डिनेट को यहां घुमा सकते हो, और ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बिकॉज
कार ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कार फॉलोज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके लिए एक्स एक्सिस ये हो जाएगा और इसके लिए वाई एक्सिस ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ओके दोस्तों, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कार मान लो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे नीचे की ओर आ रही है, आप जस्ट इमेजिन करो ये स्लोप एरिया है, वो स्लोप से वो आ रही है नीचे, यानी खाड़ी से आ रही है नीचे। जैसे आप वो स्लाइडर वाला देखते होगे स्कूल्स वगैरह में, जो किड्स स्कूल होते हैं वहाँ पे जो बच्चों के खेलने के लिए होती हैं, तो स्लाइडिंग होती है उनके लिए। तो वो स्लाइडर में कैसे होते हैं बच्चे, डायरेक्ट ही स्लाइड करते हुए, ऐसे करके स्लाइड करते हुए यहाँ से वो लोग नीचे आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसके लिए ये वाला एक्स डायरेक्शन होगा और ये वाला वाई डायरेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये एक्स डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, मतलब ये अभी भी रेक्टिलिनियर मोशन में है। ओके, अब हम इसके बाद जो है स्टडी करने वाले हैं। आई होप आपको ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेक्टिलिनियर मोशन, ओके, मोशन, रेस, डायनेमिक, स्टैटिक, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम कवर करने वाले हैं वन डायमेंशन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा वन डायमेंशन मोशन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्कूल में कभी किसी को समझ में नहीं आता स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ओके, क्योंकि स्कूल में तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। ओके, लेकिन हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, आपको समझ में आ गया होगा, आपने ध्यान से पढ़ाई की होगी या आपके टीचर्स अच्छे होंगे। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को स्कूल में कुछ समझ नहीं आता कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का है। जैसे क्या, देखिए, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर फिजिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, क्योंकि कई सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूमेरिकल जो हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से ही बनते हैं। तो अगर जब तक आपको ये नहीं पता आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ देखिए, स्केलर क्वांटिटी मतलब ये होता है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ इट्स मैग्नीट्यूड, जब कोई बॉडी इसके मैग्नीट्यूड के साथ में मूव कर रहा है, बट यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कोई डायरेक्शन नहीं है मतलब नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जब कोई बॉडी मूव कर रही है वो अपने मैग्नीट्यूड के साथ तो मूव कर रही है लेकिन डायरेक्शन भी है, तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और पिछले एग्जांपल्स को भी आप लिख सकते हो अपने कॉपी में। तो यहां पे देखिए एक्चुअली क्या है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। मैग्नीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसको बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, और टीचर इसको जैसे तैसे बता करके निकल लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको समझा दूंगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप आसानी से समझ जाओगे। कैसे, देखो, स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं पता होगा। वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी पता होगा। अब आपको इतना ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, याद करना नहीं पड़ेगा, आसानी से समझ जाओगे। ध्यान से बस सुनो। देखो, स्केलर के बारे में पहले हम बात करते हैं, स्केलर और वेक्टर एक साथ डील कर लेते हैं दोनों को। चलो, तो देखो, जब मान लो कि आपकी गाड़ी यानी आपका जो बाइक है या आपकी कार है वो जो है रायपुर से निकल करके मान लीजिए बिलासपुर तक आता है, रायपुर से निकल करके बिलासपुर तक आता है। कैसे आता है भाई, तो मान लो आपकी गाड़ी आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से आ रही है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी आ रही है मान लो। तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि ये 20 क्या है सर, यही तो मैग्नीट्यूड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यही क्या है, मैग्नीट्यूड है। मान लो आप जहां बैठे हो उसके ठीक ऊपर में जो फैन लगी है वो फैन रोटेट कर रही है। अब वो फैन जो रोटेट कर रही है मान लो वह 25 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, इतनी स्पीड से रोटेट कर रही है। तो यहाँ 25 क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ तो कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं ना, कितने स्पीड चल रहे हो भैया, हाँ भैया बस 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो। यहाँ से रायपुर से अगर आप बिलासपुर जा रहे हो तो कितनी स्पीड से पहुंचे,
तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचे। ज़्यादा स्पीड चलाना हमको पसंद नहीं, तो बस वहाँ पे कोई डायरेक्शन का कोई कंडीशन नहीं है, कौन से डायरेक्शन में आए, कैसे डायरेक्शन में आए, कौन से पाथ को फॉलो किए, कोई लेना देना नहीं। बस इतना पता होना चाहिए कि कितनी स्पीड से कोई चल रहा है, तो वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। होपफुली आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड और व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, आप ये भी समझ चुके होंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया किसका, स्पीड का, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई कंडीशन नहीं। अब हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पे क्या आएगा कि भैया आप जो है, अगर मान लो जम्मू कश्मीर, अगर आप मान लो दिल्ली से, कोटा से आप निकले हो और दिल्ली जा रहे हो, ओके, कोटा से निकले हो और दिल्ली जा रहे हो मान लो, तो वहां से दिल्ली से मान लो आप कोटा पहुंचे, इस तरीके से दिल्ली से आप निकले और आपने क्या किया, यहाँ पे आप कोटा की तरफ चले गए मान लो, ओके, तो आपने कितना ट्रैवल किया, तो भैया हमने यहाँ ट्रैवल किया मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने चला, और वो भी कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप बता रहे हो अपना डायरेक्शन कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर चला ईस्ट के डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। जब भी कभी आप बोलते हो किधर जा रहे हो, अरे मैं नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूं, तो वो आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कभी आप ज्यादातर ऐसे चीजों को नहीं बोलते होगे कि भैया हम उधर जा रहे हैं, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ऐसे ज्यादातर वर्ड्स का यूज नहीं होता, हम ज्यादातर स्पीड बता देते हैं, ओके। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्पीड की बात करते हो। तो सर ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन ये किस में बताते हैं, ये आपका अगला डाउट होगा, ओके। मुझे पता है आपका क्या डाउट प्रोड्यूस होगा। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस में बताते हैं सर, तो यहाँ पे देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। स्पीड की यहाँ पे जो यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट यूनिट से आप पहचानोगे कौन सी यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप यूनिट से पहचानोगे। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, ये स्पीड के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे भी तो किलोमीटर पर आवर है सर, आपने अभी अभी बताया कि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर में कैसे आएगी, सेकंड डाउट यहाँ पे आपका। देखिए एक्चुअली क्या है कि किलोमीटर पर आवर जो यहाँ पे बताया गया है उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डायरेक्शन। तो इसलिए ये स्पीड नहीं हो सकती, ये क्या होगी, तो भैया हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यही तो वेलोसिटी होती है जिसके बारे में अभी तक बच्चों को समझ में नहीं आता, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम स्पीड और वेलोसिटी के काफी क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, ओके। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम पहले क्लियर कर लें, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। दूसरा इसका यूनिट भी समझ में आ गया होगा। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब खाली मैग्नीट्यूड होगा। अगर वेलोसिटी क्या होती है तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अरे क्या बात है, चलो अपने लिए ताली बजा दो, वेरी गुड। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या सीखना है यहाँ पे। तो देखिए आगे हमको यहां जानना है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जो कि है आपका स्पीड और वेलोसिटी तो समझ में आ गई। फिर अब हम चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमको बहुत सारी बातें यहाँ पे पता चलेंगी। क्या है देखिए, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे यहां एग्जांपल देखो आप, यहां पे क्या है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मान लो मोनू नाम है इसका, ओके। तो ये मोनू जो है यह जा रहा है ए से, इसको जाना है सी के पास। सी में उसका फ्रेंड रहता है, मतलब सी उसका फ्लैट का एड्रेस है, वहां पे उसको जाना है। लेकिन तभी उसको रास्ते में पता चलता है कि उसका फ्रेंड बी नंबर हाउस में रहता है। वो वहां पहले जाता है, वहां से कुछ नोट्स कलेक्ट करता है और उसके बाद वहां से वो सी के पास चला जाता है, मतलब सी हाउस नंबर में पहुंच जाता है। लेकिन यहां इसको ए से बी तक आने में 50 मीटर ट्रैवल करना पड़ा और बी से सी तक आने में 100 मीटर ट्रैवल करना पड़ा। तो ऑब्वियस की बात है यहां से इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, बिल्कुल बता दीजिए आप।
50 प्लस 100 दैट इज 150। आई थिंक आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कुछ डिस्टेंस का डेफिनेशन आपको पता चल रहा है क्या? हम हाँ बिल्कुल हमको पता चल रहा है सर। बिल्कुल हाँ ना बोलते रहा कीजिए, तभी आपको भी लगेगा कि बिल्कुल क्लास में हो आप। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है, जब ये लड़का जो है ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, तो इसने क्या किया, ये लेंथ कवर करी। किसकी लेंथ कवर करी सर? पाथ की लेंथ कवर करी। तो क्या हम डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते भाई, बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पाथ लेंथ बोल लो, बिल्कुल यही तो डिस्टेंस है, ज्यादा सोचना नहीं है। जो पाथ की लेंथ है या लेंथ ऑफ पाथ है वही क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। तो जैसे यहां पे हम एग्जांपल समझेंगे कि यहां से ये जो है मोनू जो है ए से बी के घर गया, बी से सी के घर आया, सी से वापस बी के घर गया और बी से वापस अपनी जगह पे आ गया। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, या मान मान के चलो वह बी के घर पे अभी रुका हुआ है, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले ये 50 मीटर चलता है जब ए से बी जाता है, फिर उसके बाद ये 100 मीटर चलता है, मतलब और 50 मीटर चलता है। ओके, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये 50 मीटर, नहीं नहीं, यहां से ये 50 मीटर से यहां तक का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो हम ये 100 मीटर और ऐड कर देंगे। अब उसके बाद ये 100 मीटर ट्रैवल करके वापस बी के पास आया ना, तो यहाँ पे हम 100 मीटर और ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया भैया, 250 मीटर्स। लगभग ये बी के पास जब तक पहुंचता है वापस, एक ए से बी में जाता है, बी से सी में जाता है, सी से फिर बी में आता है, तो ये टोटल 250 मीटर ट्रैवलिंग करता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी ये बात। ओके, तो यहां पे इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, इसने 250 मीटर कवर किया। अब यहीं पे बात आती है दूसरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सर? तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। देखो, जैसे मान लो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट को एक फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो। कैसे? तो इसका मतलब होता है फाइनल पोजीशन, ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एक बार फिर से मैं यहां पे लिख दूं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो होती है, यही क्या होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसको आप जो है एस से मेंशन करते हो, कैपिटल एस से। तो यहां पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से इसको कैसे याद रखें, कहीं भूल गए तो क्या होगा। तो देखो, मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं आपको। आप बस इस टर्म को याद रखो, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ। ओके, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है ये क्या हो जाएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब ये कैसे पॉसिबल होगा सर, आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल एग्जांपल से, बिल्कुल बता सकते हैं भाई, क्यों नहीं बता सकते, बताने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल देख लो, यहाँ पे देखते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं अपन। क्या होता है कि ए जो है, ए से निकल करके मोनू जो है वो बी के पास गया, बी से निकल करके सी के पास गया, और वापस जो है यह जो है यहां से ए सी से निकला और बी के पास जाकर के रुक गया। अब बताओ इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बिल्कुल बताओ, आप पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट का टाइम ले लो, बिल्कुल नहीं 1 मिनट नहीं, 1 मिनट कुछ ज्यादा हो जाएगा, 20 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए। होपफुली आप बना चुके होंगे, आपका आंसर आ चुका होगा। ओके, तो यहां पे देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर। ये कैसे हो गया सर, 50 मीटर कैसे हुआ? अरे भैया, अभी अभी मैंने बताया था, दो बातें बताई थी आपको। पहला बताया था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कौन सी है इसकी, बी है, तो बी पे क्या होगी, ये 50 होगी, माइनस इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, ए पे थी उसकी, तो वो तो जीरो थी, क्योंकि वो तो वहां से मूव ही नहीं किया था। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आ गई 50। अच्छा, दूसरी बात, सर आपने बताया था शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहां से वो यहां तक गया, यहां से फिर वापस तो आया ना, तो हम उसको कैसे मानेंगे, इतना कम कैसे होगा? तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो, जो उसकी लास्ट पोजीशन थी, मतलब कौन सी थी, बी के पास, अब यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस आपको जो दिख रहा है, यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिख रहा है, वही यहां पे क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब ये क्या होगी, 50 मीटर।
ओके, होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़े से कुछ और एग्जांपल बता सकते हैं क्या सर आप? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, आपको बताने के लिए तो बैठे हैं, बिल्कुल बताएंगे, आपका सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो अब इसके एग्जांपल्स हम वन बाय वन सॉल्व करते चलते हैं, आप भी इसको बनाते चलिएगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम यहाँ स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए, मान के चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर कर लेते हैं इसी के साथ, एग्जांपल के साथ में, वो है पाथ डिपेंडेंसी। पाथ डिपेंडेंसी, ये पाथ डिपेंडेंसी क्या होता है आइए समझते हैं इसके बारे में। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, यहां से अगर हम ऐसे चलें तो यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर पड़ता है। मान लो कि ए पे जो है किसी बच्चे का घर है, यहाँ पे वो रहता है और यहाँ पे उसका स्कूल है। ओके, ये उसका स्कूल है। तो जब वो जो है घर से डायरेक्ट स्कूल जाता है तो उसको 5 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन लेकिन अगर वो इस रास्ते से जाएगा तो उसको 8 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ओके, 8 किलोमीटर उसको पड़ेगा। अगर वो इस रास्ते को फॉलो करेगा तो उसे लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सारे पाथ के अलग अलग नाम दे देते हैं। ये है आपका एक्स पाथ, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता दूं आपको, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ताकि आप भी उसको थोड़ा सा दिमाग में रख सको। ये है एक्स पाथ, ये है वाई पाथ और ये है जेड पाथ। अब आप बताओ कि वह जो है अगर मान लीजिए वाई पाथ से जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? आप बताइए, बिल्कुल कैलकुलेट कीजिए। वाई पाथ से जाएगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? बिल्कुल कैलकुलेट कीजिए। देखिए देखिए देखिए, वाई पाथ से अगर वो जाता है तो उसका क्या, उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वाई पाथ से अगर वो जाएगा तो उसका डिस्टेंस होगा 8 किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों? 8 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा। ओके, क्या होगा? 8 किलोमीटर। अगर वो जेट पाथ से जाता है तो वो होगा 10 किलोमीटर, उसका टोटल डिस्टेंस होगा। अगर वो एक्स पाथ से जाता है तो 5 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे देखो, पाथ डिपेंडेंसी टॉपिक का नाम है। अब ये पाथ डिपेंडेंसी हम इजीली क्लियर करेंगे कैसे? तो यहाँ तो डिस्टेंस समझ में आ गया कि हाँ भैया, जिस रास्ते से जा रहा है जितनी लंबाई रास्ते की वही उसकी क्या है, वही उसकी डिस्टेंस है। मतलब पाथ लेंथ, जो भी पाथ का लेंथ है वही उसका डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करता हूं, आप इसको आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि ये तो जेड है ना, यहां पे आप बताइए ए से बी तक, अगर वो ए से बी तक जाना है, उसको स्कूल जाना है मान लो, तो अगर वो जेड पाथ को फॉलो करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बिल्कुल सोच के बताइए, सोच के जवाब दीजिएगा। अगर वो जेड पाथ से फॉलो करता है और स्कूल पहुंचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए देखिए, 10 किलोमीटर नहीं होगा। ओके, क्यों 10 किलोमीटर नहीं होगा यहां समझते हैं थोड़ा सा। अभी अभी मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अरे पाथ की लंबाई जो भी हो, हमको सोचना नहीं इसके बारे में, हमको ये देखना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। फिर से मैं बोल दूं, शॉर्टेस्ट लेंथ, आप इसको एक बार दो, एक आध बार आप बोल दो, शॉर्टेस्ट लेंथ ही उसका डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है सर? बिल्कुल ए से भैया बी जाना है, शॉर्टेस्ट लेंथ ये है। भले वो जेड से जाए, भले वो वाई से जाए, या चाहे सारी दुनिया घूम के जाए, हम इसी शॉर्टेस्ट लेंथ को उसका डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। ओके, मतलब वो जो है 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इसमें ये था, थोड़ी सी डीपली थी। और यहाँ पे दूसरी बात है, इसीलिए इसको कहा जाता है पाथ डिपेंडेंसी। यहां से क्या समझ में आया? क्या स्पीड, क्या जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं करती। क्या जो डिस्प्लेसमेंट है पाथ पे डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है? अरे भैया, जैसे रास्ते से लेके जाओगे उसकी टोटल लेंथ मेजर करनी पड़ेगी ना, तो वही तो पाथ पे डिपेंड कर रही है। कौन कर रहा है पाथ पे डिपेंड? स्पीड कर रही है पाथ पे डिपेंड। और कौन सी कर रही है पाथ पे डिपेंड? दूसरी चीज कर रही है, आपकी डिस्टेंस कर रही है पाथ पे डिपेंड।
क्योंकि आप अगर जेट से लेके गए तो पाथ पे डिपेंड किया ना भाई, तभी तो वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अगर वो वाई से लेके गए तो आप पाथ कवर किया ना भाई, तभी तो वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन भले जेट से जाए भले वाई से जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? वो जो है 5 किलोमीटर कवर किया। क्या पाथ पे डिपेंड किया? बिल्कुल नहीं किया। किस पे डिपेंड किया? शॉर्टेस्ट लेंथ पे डिपेंड किया। सर समझ में आ गया? आप दूसरा एग्जांपल समझाओ। बिल्कुल समझा रहा हूं, वेट कीजिए थोड़ा। ओके, होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका। होपफुली आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे ये बता दो, पहली बात तो पता चल गई कि पाथ पे डिपेंड होता है। दूसरी बात ये भी पता चल गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने जरूरी है। जैसे आपके नीट के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा? ऐसी कोई कंडीशन बताओ जब आपका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए, जब आपका डिस्टेंस जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाए। ये कौन सी कंडीशन होगी भैया जब आपका डिस्टेंस आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा? कौन सी कंडीशन होगी बताओ, सोचो जरा। तो ये कंडीशन तभी होगी जब आप स्ट्रेट लाइन को फॉलो करोगे। जैसे मान के चलो ए से बी गया और ये कितना चला? तो ये 5 किलोमीटर चला। तो अगर इस लाइन को वो फॉलो करेगा तो यहां पे क्या होगा? टोटल डिस्टेंस भी कितना आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? वो भी 5 किलोमीटर ही आएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तभी इक्वल होगी जब आप स्ट्रेट लाइन को फॉलो करोगे। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा सर? बिल्कुल, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ी नहीं है अभी, क्योंकि उसके और भी कॉन्सेप्ट आपसे छुप कर बैठे हुए हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे मान के चलो ये कोई पॉइंट ए है और ये क्रिकेट ग्राउंड में कोई बंदा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। मान के चलो आपकी विराट कोहली है, आप विराट कोहली को तो अच्छे से जानते हो। विराट कोहली पॉइंट ए पे खड़े हैं और वो जो है ग्राउंड के एक चक्कर लगाकर फिर से पॉइंट ए पर पहुंच गए। और मान लो ये ग्राउंड का टोटल लेंथ नहीं दिया भैया, ये दिया हुआ है। ये कितना है? 1 मीटर। तो आप बताओ कैलकुलेट करके कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ। 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं आपको मैं, तो सर टाइमिंग देख लें 30 सेकंड्स के लिए। फिर से बता दो क्वेश्चन कि यहां पे विराट कोहली खड़ा है और ये जो है इसके चारों ओर घूम रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? डिस्टेंस नहीं दिया है भैया, क्या दिया है? रेडियस दिया है इसका, क्योंकि ये तो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं ना। रेडियस दिया है, आपको बताना है बस। डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन? नहीं, टेंशन मतलब बहुत आसान है ना, हेडेक लेने का नहीं। अब यहाँ पे देखो ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको। ओके, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ए है मान के चलिए, और ये यहाँ से यहाँ तक है, और इसका रेडियस कितना है? ये है 1 मीटर। ओके, तो ये कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं ना। तो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं मतलब क्या चल रहे हैं? इसके सरकमफेरेंस के आजू बाजू चल रहे हैं ना भाई। किसके आजू बाजू चल रहे हैं? सरकमफेरेंस के। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? ये होता है सर 2πr। कितना होता है? 2πr। मतलब उन्होंने कितना लेंथ कवर करा? 2πr के इक्वल लेंथ कवर करा सर। यानी कि पाथ लेंथ कितनी है? 2πr है सर। तो आर की वैल्यू कुछ दी है क्या भाई? बिल्कुल दी है सर। कितनी दी है? 1। कितनी दी है? 1 मीटर। ओके, सॉरी 1, हाँ 1 मीटर मान के चलिए। पाथ की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा c इक्वल टू 2π। मतलब टोटल उन्होंने कितना कवर करा? 2π डिस्टेंस कवर करा। कितना डिस्टेंस कवर करा? 2π। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहां पे उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर कितना करा? 2π के इक्वल डिस्टेंस कवर करा। अब यहां से देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे क्या थी? इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा। अब आपको वो बताना है कि इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा। तो हम थोड़े से हमारे व्हाइट बोर्ड में चलते हैं, वहां से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो फाइनली हम हमारे व्हाइट बोर्ड में हैं। अब यहां देखिए हम पहले सर्कल बना लें।
ये देखिए आपका सर्कल रेडी हो गया, और यहां से फिर इसका रेडियस भी था भैया, तो इसका रेडियस भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, जो कि कितना है, रेडियस यहाँ पे दिया था 1 मीटर। तो मैंने बताया ये टोटल लेंथ ये कवर करता है जब वो यहां से भागता है। ओके, यहां से चलते चलते वापस यहाँ पे आ जाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर किया, जो कि 2πr था, आर की वैल्यू 1 थी, तो इसने टोटल डिस्टेंस कवर करा 2π के इक्वल। अब आप यहां बता दो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट को एस से मेंशन करते हैं ना, इसलिए। तो यहां पे देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलत आंसर देते हैं, देखते हैं आप क्या आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, यहां पे टोटल डिस्टेंस कवर किया 0। कैसे, कैसे 0 सर? क्योंकि देखिए मैंने बताया था शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, दूसरी चीज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी तो मैंने बता रखी थी। तो फाइनल पोजीशन क्या है भैया, ये पॉइंट ए इसका फाइनल पोजीशन था, जो कि क्या था, जहां से चलना स्टार्ट किया वो तो 0 था, और वापस कहां पे आ गए, वापस 0 पे ही आए ना। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या वैल्यू मिली, 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या मिला, 0। हैरानी हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई होगी। तो यहां पे हमको ये चीजें समझ में आई कि अगर हम किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं तो वहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है भाई। क्या सर सर्कुलर, आपका डाउट यहां पे ये आएगा, क्या सर ये सर्कुलर पाथ में ही हो सकता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से और समझाता हूं, आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको इसको जो है थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए हम यहाँ पे कोई दूसरा डायग्राम भी ले लेते हैं, कौन सा लेंगे भाई, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। अब मान के चलो कि कोई बच्चा जो है ये स्क्वायर के चारों ओर घूम रहा है। अब पहले मैं इसके पॉइंट्स डिसाइड कर लूँ, उसके बाद हम इसको घुमाएंगे इसके चारों ओर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, अब मान के चलो कोई बच्चा जो है ए से चलना स्टार्ट किया, बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, और डी से ए के पास गया। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो सर इसके पहले नाम तो बता दो। तो यहाँ पे मान लो एल है, ये एल है, इसकी एक साइड दी हुई है एल, और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर। अब बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया। चूंकि ये जो है स्क्वायर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर की सभी साइड्स तो इक्वल होती है, तो सभी साइड्स इक्वल होती है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी की वैल्यू एल के ही इक्वल होगी। मतलब ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। मतलब टोटल डिस्टेंस उसने उसने कवर करा 5 × 4 यानी कि 20 मीटर। ओके, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करा 0। क्यों कवर करा सर 0? क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 0 ही है, वापस जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं आया, इसलिए वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। ओके, अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान के चलो यहां पे इस तरीके से एक वैल्यू दी हुई है। ओके, इसका लेंथ दिया है मान के चलो 5 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है। ओके, और ये दिया है मान के चलो 2 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा जो है ए से चलना स्टार्ट करता है, ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास आया, और डी के पास आकर के रुक जाता है। ओके, तो यहां पे आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा। आपको यहां पे क्या बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा। क्या आप बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। देखिए बड़े आसानी से टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ पाथ इज टोटल डिस्टेंस। यहां पे क्या होगा, 5 + 2 + 5 कितना हो गया भाई, 5 + 2 कितना हो गया 7, और 7 + 5 कितना हो गया 12। तो 12 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस था। अब आपको बताना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, बिल्कुल कैलकुलेट कीजिए, कीजिए। देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ, मैंने क्या बताया था आपको, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ कितना भाई, देखो यहां पे तो दिया नहीं है सर, तो फिर हम शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे एज्यूम करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है, मुझे पता है।
यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं सर, हम शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे कवर करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका डाउट बिल्कुल यहाँ पे एकदम सही है कि यहाँ पे तो लेंथ तो दी नहीं है, तो हम कैसे कवर करें इसको, कैसे कवर करें? तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ कितना दिया है 2 किलोमीटर, तो ये लेंथ भी कितनी होगी 2 किलोमीटर ही होगी ना, क्योंकि यहाँ से देखो आप ए से बी कितनी है 5 किलोमीटर, सी से डी कितनी है, ये भी 5 किलोमीटर है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो बिल्कुल ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? देखो, इनिशियल पोजीशन है इसका ए, फाइनल पोजीशन है इसका बी, और यहां तक का इसका जो डिस्टेंस है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कितना दिया है 2 किलोमीटर, तो यहां पे आंसर आएगा 2 किलोमीटर। ओके, अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो। तो हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। देखो, आप इसको बता सकते हो, पहले मैं ये ड्रॉ कर लूं, जैसे यहां देखिए, ये दिया था 5, ये दिया था 2, ये दिया था 5। ओके, अब ये डिस्टेंस जो है इसकी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको देखने को मिल रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या माना कि ये जो है 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली ये जो पॉइंट डी था, ये सी था, ये बी था, और ये ए था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कि ए जो है डी तक चलता तो कितना किलोमीटर चलना पड़ता, 2 किलोमीटर चलना पड़ता। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अगर हम यहाँ पे करते तो कितना आता, 2 माइनस 0, तो आंसर कितना आता, 2 किलोमीटर आता ना, बिल्कुल आता। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस लेक्चर को एक्सप्लेन किया गया है, आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करी है। लेकिन क्या हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ सर? शायद नहीं हुआ दोस्तों। ओके, अभी तक तो कवर नहीं हुआ। इसमें हम एक छोटा क्वेश्चन और भी कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम उस क्वेश्चन को कवर करते हैं। लेकिन जितने भी चीजें मैं यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म पे समझा रहा हूँ, सारी बातों को आपको नोट करना पड़ेगा, बिल्कुल आप नोट कीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये स्लाइड 1 था। स्लाइड 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको बताया। अब आप स्लाइड 2 को भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। ओके, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन भी आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें एक ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा। जैसे चलिए पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि अ मैन लिव्स एट ए, तो हम सबसे पहले ए बना लें कि एक इंसान जो है ए में रहता है। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ए में रहता है। एंड हैज टू रीच सी, और उसको सी के पास पहुंचना है। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ए बना लें, ये ए हो गया, इसको पहुंचना है सी के पास। ओके, ही डिसाइडेड टू स्टॉप बाय एंड मीट हिज फ्रेंड हु लिव्स एट बी। वह सोच रहा है कि मैं जाऊं वहां सी के पास, बिल्कुल मुझे जाना है, लेकिन वो ये सोचता है कि उससे पहले जो बी मेरा फ्रेंड है उससे जाकर के एक बार मैं मिल लूं। कौन सोच रहा है? ए सोच रहा है, जो ए में रहता है वो सोच रहा है कि मुझे सी के पास तो जाना है, लेकिन पहले मेरे पास जो मेरा फ्रेंड है वो बी में रहता है, पहले मैं उससे मिलूं, फिर उससे मिलने के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा। ओके, और यहाँ से फिर जो है मैं वापस चला जाऊंगा, कहाँ पे आ जाएगा, ए के पास आएगा, लेकिन पहले वो बी के पास जाना चाहता है, फिर वो सी के पास आना चाहता है। सो ही चूजन द पाथ ए बी सी, तो इसलिए उसने ए बी सी का पाथ चूज किया। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे देखो, यही क्वेश्चन को आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कि ये जो है आपका 5 किलोमीटर है, ये जो है आपका 3 किलोमीटर है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था, और ये जो है आपका ये वाला डिस्टेंस कितना है, नहीं दिया है भैया, कि दिया है बिल्कुल। हम अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, बाद में मैं इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो, लेकिन डिफिकल्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी करूंगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई बर्डन लेना नहीं है आपको दिमाग में। तो यहाँ पे देखो, अब वो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, आप आसानी से बता सकते हो। टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा कितना, उसने कवर किया 5 + 3 + 4, यानी कि कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया, 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करा, और फाइनली वो अपने घर पहुंच गया। लेकिन अगर इसी को क्वेश्चन पूछता कि सी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आता 5 + 3। इसी क्वेश्चन को पूछता
कि सी तक पहुंचने के लिए जो ए पे रह रहा है उसको सी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो 5 + 3 कितना आता, 8 किलोमीटर आता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या आता आंसर, ये तो बता दो बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट पूछता जो ए पे है, कोई कोई बंदा रहता है, कोई बच्चा रहता है, वो जो है पहले बी के पास गया, बी से सी के पास आया, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा ना। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, अरे भाई हमको यहां से घूम के आने की जरूरत नहीं, हमारा जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो तो ये है ना, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है हमारा, ये वाला पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, सी। और वैसे भी हमने जाना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती। हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड थोड़ी ना करती है, वो तो डिस्टेंस करती है ना। तो बिल्कुल यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड डिस्टेंस करता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर कितना आएगा आपका, 4 किलोमीटर आएगा। होपफुली आपको ये फिजिक्स में काफी मजा आया होगा, बिल्कुल यूनिक तरीके से आपने ये फिजिक्स की स्टडी करी है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम मतलब नेक्स्ट चैप्टर नहीं, मतलब जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो इसके आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या तो फिर आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। आप टाइम का टेंशन मत लेना, जितने टाइम आप फ्री रहो उतने टाइम आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, उस कंडीशन में आप टेलीग्राम में मैसेज छोड़ना, फिर मैं आपको कॉल कर लूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखोगे तो पूरे आसानी से देखना पहले, फिर बाद में इसके नोट्स बनाने की कोशिश करना, लेकिन पहली बार आराम से देखना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।